Good afternoon, friends. Today it is 27th of October, and we are going to talk about breast cancer. And I'll take you through the journey from cancer to cure. Okay, so people have a lot of myths and misinformation about it, about the journey of the treatment. I'll take you through it briefly. And most of the journey will cover in diagram and photograph, so it's not a lecture. So let us begin. So now, this photograph depicts the importance of self-breast examination. Self-breast examination means कि लेडीज अपने आप अपने हाथ से अपने ब्रेस्ट को रेगुलरली पैल्पेट करें ताकि उनको अपने नॉर्मल ब्रेस्ट का एक रफ आइडिया रहे, ताकि उसमें कोई भी चेंज एक डेवलप होता है, जैसे कि लंप है या स्किन के टेक्सचर में कोई चेंज है या स्किन की थिकनिंग है, तो उसके बारे में उनको जल्दी से जल्दी पता चल सके। और अगर आपको ब्रेस्ट में कोई भी ऐसा चेंज नोटिस होता है जो पहले नहीं था, रिसेंटली आया है और वो परसिस्ट करता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट या ऑन्कोलॉजिस्ट को जरूर दिखाना चाहिए। तो इससे इंपॉर्टेंट फोटोग्राफ नहीं हो सकती कि आपको अपने आप ब्रेस्ट कैंसर का पता लगाना है। योर फिंगर्स आर द फर्स्ट अल्ट्रासाउंड दैट इज अवेलेबल टू यू। लंप तो एक मोस्ट कॉमन चीज है कि 90% ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर विल प्रेजेंट विद लंप्स। एक लंप, हार्ड लंप फील होगा ब्रेस्ट के अंदर जो पहले नहीं था। उसके अलावा 10% केसेस ऐसे होंगे जिनमें लंप नहीं आएगा, सिर्फ स्किन की थिकनिंग आएगी, ऑरेंज जैसी स्किन, यूडी ऑरेंज कहते हैं उसको हमारी लाइन में, ऑरेंज जैसी स्किन ब्रेस्ट के ऊपर बनेगी, उसके नीचे लंप नहीं होगा, पर वो भी कैंसर का ही साइन होता है। तो वो देखने में ऐसी दिखाई देगी, यू विल सी नॉर्मल स्किन विद सम फ्यू डिम्पल्स, और इसको ऑरेंज पील अपीयरेंस कहते हैं। सो सबसे पहले जब भी आप अपने ऑन्कोलॉजिस्ट या गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, जो सबसे पहला टेस्ट कराएगा वो होता है मैमोग्राम। सो एज यू कैन सी द एरो, दिस मशीन विद दिस ग्लास कंटेनर इज कॉल्ड अ मैमोग्राम। और उसमें आपकी जो अफेक्टेड ब्रेस्ट है उसका कंप्रेशन एक्सरे लिया जाता है, जो हमारा फर्स्ट टेस्ट होगा, जो हमें एक आइडिया देगा कि ब्रेस्ट के अंदर कोई न्यू लंप बना है कि नहीं बना है। अगर बना है तो वो बिनाइन लंप है कि वो कैंसर का या मेलिग्नेंट लंप है। और मैमोग्राम के साथ साथ वो एक अल्ट्रासाउंड ऑफ द ब्रेस्ट भी करेंगे। तो पहले सिर्फ मैमोग्राम किया जाता था, पर आज की डेट में मैमोग्राम के साथ सोनोग्राफी कंबाइन करके उसको सोनो मैमोग्राम बोला जाता है, जो कि कंबाइंड में 99% एक्यूरेसी अचीव करता है। ये दोनों चीजें ऑलमोस्ट ऑलवेज एक ही सेंटर पे हो जाती हैं और एक कंबाइंड रिपोर्ट इश्यू होती है। तो ये अल्ट्रासाउंड की मशीन है, ये अल्ट्रासाउंड का प्रोब है, और इसमें इस तरह से ब्लैक सर्कुलर शेप लीजन्स दिखाई देती हैं, जो कि मेलिग्नेंसी का इंडिकेशन होती है। नाउ मैमोग्राम का इमेज जो आता है वो इस तरह से होता है, और इसमें आप ये टॉप एंड कॉर्नर पे ये एक लीजन देख सकते हैं जिसके इरेगुलर मार्जिन है, इरेगुलर मार्जिन है, और छोटी 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 कैल्सिफिकेशन इसमें दिखाई दे रही है, जिसको माइक्रोकैल कहते हैं। ये मैक्रोकैल है, मैक्रो, ये छोटी छोटी पंक्टेड कैल्सिफिकेशन ये माइक्रोकैल है, और ये इरेगुलर लंप है। ये एक जो है हमें इशारा करता है कि ये लीजन मेलिग्नेंट हो सकता है। हाई पॉसिबिलिटी ऑफ दिस लीजन बीइंग मेलिग्नेंसी बिकॉज ऑफ इरेगुलर मार्जिन एंड पंक्टेड कैल्सिफिकेशंस। रेस्ट जो ये सब आप देख रहे हैं ये नॉर्मल ब्रेस्ट टिश्यू है। ये नॉर्मल ब्रेस्ट में थिकनिंग्स और लिगामेंट्स हैं। ये नॉर्मल नॉर्मल निप्पल है, फ्लश्ड विद द स्किन। इवन द स्किन यू कैन सी दिस लाइन, स्मॉल थिन लाइन इन द स्किन, इसकी थिकनेस भी नॉर्मल है। तो ये सब ठीक है, सिर्फ ये एक लीजन है जिसको बायोप्सी करना चाहिए। तो सबसे पहला टेस्ट जो मैमोग्राम के बाद, मैमोग्राम में अगर कोई लीजन ऐसा आता है जिसको हम रिपोर्ट करता है रेडियोलॉजिस्ट की इसमें कैंसर होने की सस्पिशन है, तो उसका सबसे पहला टेस्ट होता है एफएनएसी। एफएनएसी इज अ स्मॉल नीडल टेस्ट विद डायरेक्टली इनटू द लंप। इसमें नॉर्मल ब्रेस्ट टिश्यू को हम बिल्कुल टच नहीं करते, सीधा डायरेक्टली लंप में जाते हैं। आज की डेट में अल्ट्रासाउंड में गाइडेड एफएनएसी होती है।
और डायरेक्ट उसमें से टिश्यू लिया जाता है। कई बार हम कोर नीडल्स भी यूज करते हैं जो इससे थोड़ी सी बड़ी होती हैं, बट होती वो सब नीडल टेस्ट ही है। तो जब हमारा कंफर्मेशन आ जाता है कि एफएनएसी में भी कंफर्मेशन या बायोप्सी में कंफर्मेशन आ जाती है कि ये कैंसर टिश्यू है, ब्रेस्ट कैंसर टिश्यू है, तो सेकंड स्टेज जो होगा वो आपका होगा पेट सीटी का। तो पेट सीटी इस तरह का एक ओपन ट्यूब होता है, इट्स ओपन ट्यूब, और आप एक टेबल पे लेटे रहते हैं। सो ओपन, इट्स नॉट अ टनल, एमआरआई इज अ टनल, पेट सीटी इज एन ओपन मशीन। इसमें आप अंदर जाते हैं और होल बॉडी स्कैन एक बारी में हो जाता है, जिससे हमें एक स्टेज का पता चलता है कि ब्रेस्ट के बियॉन्ड ट्यूमर कहाँ कहाँ गया है, लिम्फ नोड्स, लंग, लिवर, बोन्स, वो सब एक गो में स्कैन हो जाती है। तो पैथोलॉजी जो है वो हमें, जो हमने टिश्यू लिया था उसका जब स्लाइड्स बन के आती हैं, तो उसमें हमें पता चलता है कि ये ऐसे कैंसर हैज ब्रोकन अवे एंड स्प्रेड इनटू द लिम्फेटिक्स और नॉट। एंड देन these are the receptor studies which are done on the tumor tissues. These are ER, PR, and this is the ER, and this, and these are the HER2 mu receptors. These ones, these, okay, these two by these are HER2 new receptors, and these are driven by the HER2 pathway, and these are the most important pathways nowadays. तो ब्रेस्ट कैंसर आज की डेट में एक सिंगल डिजीज की तरह नहीं देखा जाता है, ईआर पीआर और हर टू की कॉम्बिनेशन के बेसिस पे उसको अलग अलग बायोलॉजिकल बिहेवियर में कैटेगराइज किया गया है, और उसके हिसाब से ही उसकी मेडिकेशन अलग अलग आती है। तो जब ये तीनों इंफॉर्मेशन हमारे पास आ जाती है, दैट मीन्स ईआरपीआर हर टू की रिपोर्ट और पेट सीटी की रिपोर्ट कि हमारा ट्यूमर किस टाइप का है, और पेट सीटी में कि ट्यूमर कितना एक्सटेंट तक हमारा है, स्टेज 1, 2, 3, 4, वो पेट सीटी से पता चलता है। जब ये तीनों इन्फॉर्मेशन हमारे पास होती है तब एक ट्रीटमेंट प्लान बनता है कि हम सर्जरी करेंगे, कीमोथेरेपी करेंगे, या हार्मोन थेरेपी पे जाएंगे। सो ये तीनों ट्रीटमेंट अलग अलग होते हैं। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में ये तीनों चीजें की जाती है, बट सीक्वेंस अलग अलग होता है। तो स्टेज 1 और 2 में ये जो पेशेंट्स हैं वो सर्जरी पहले होती है, और सर्जरी के दो ऑप्शंस होते हैं। देखिए, एक तो होता है ब्रेस्ट कॉन्जर्वेशन सर्जरी, जिसमें सिर्फ ट्यूमर को निकाला और एक्जिला की नोड्स कर दी गई है, इट्स कॉल्ड ब्रेस्ट कॉन्जर्वेशन सर्जरी। मोस्ट पेशेंट ऑफ स्टेज 1 and 2 विल एंड अप विद ब्रेस्ट कॉन्जर्वेशन सर्जरी नाउडेज। और एक ट्रीटमेंट होता है मेस्टेक्टमी, जिसमें फुल ब्रेस्ट रिमूवल किया जाता है और एक्जिला की नोड्स की जाती है। सो आज की डेट में ब्रेस्ट कॉन्जर्वेशन सर्जरी और मेस्टेक्टमी, फुल रिमूवल और पार्शियल रिमूवल, कैंसर के पॉइंट से इक्वल माने जाती हैं। दैट मीन इक्वल सर्वाइवल इज अवेलेबल इन saving the breast and not saving the breast. That is why now this surgery is picking up and most of the patients will undergo breast conservation surgery. Although higher stages में, जहाँ स्टेज 3 के ट्यूमर्स हैं, हमने कीमो दे के ट्यूमर को छोटा किया और फिर सर्जरी की है, तब मेस्टेक्टमी किया जाता है। अदरवाइज 80% लेडीज आज की डेट में इस सर्जरी के लिए क्वालिफाई करती है। नाउ अगर कोई लेडी ये फुल रिमूवल आउट करती है, तो उनके लिए रिकंस्ट्रक्शन ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो रिकंस्ट्रक्शन में हम यहाँ से लोअर एब्डोमेन से फैट और मसल को हार्वेस्ट करते हैं, और उसको ब्रेस्ट के जो स्कार है उसमें ट्रांसप्लांट करते करके रोटेट करके यहाँ पे एक न्यू ब्रेस्ट बना देते हैं। तो दिस इज कॉल्ड मेस्टेक्टमी विद प्राइमरी रिकंस्ट्रक्शन। थर्ड ऑप्शन होता है कि आपने फुल ब्रेस्ट रिमूवल करवा लिया और आप टिश्यू रिकंस्ट्रक्शन प्लास्टिक सर्जरी नहीं करवाना चाहते, और ये आप देख रहे हैं एक्सटर्नल वियरेबल सिलिकॉन प्रोस्थेसिस। तो ये नॉर्मल स्किन है, ये एक सिलिकॉन का ये प्रोस्थेसिस है जो स्किन पे एक गम से चिपक जाता है, और आपका पूरा दिन बड़े आराम से निकल जाता है, और आप इवनिंग में घर वापस आके इसको रिमूव कर सकते हैं। और ये एक जो सिलिकॉन एक्सटर्नल वेरिएबल प्रोसेस होती है, इसकी लाइफ 4 to 5 years होती है, और ये 5 to 10,000 की रेंज में आता है। तो इट इज नॉट एक्सपेंसिव थिंग एंड द लाइफ इज वेरी लॉन्ग, 5 to 10 years one implant can last. So this is also a very common scenario in Indian settings where लोग फुल रिमूवल करवाते हैं पर रिकंस्ट्रक्शन नहीं करवाते और एक्सटर्नल वेरिएबल प्रोसेसेस पहनते हैं। नाउ आफ्टर सर्जरी द नेक्स्ट स्टेज ऑलमोस्ट ऑलवेज इज कीमोथेरेपी। तो कीमोथेरेपी आप देख सकते हैं, पेशेंट को एडमिट करने की जरूरत नहीं होती, पेशेंट एक रिक्लाइनर या चेयर पे कीमोथेरेपी ले सकता है। कीमोथेरेपी इज अ आईवी ड्रग, इंट्रावीनस ड्रग होता है,
यहाँ से ये बॉटल्स के अंदर सलाइन के अंदर कीमोथेरेपी मिक्स कर दी जाती है और ये ड्रिप के द्वारा कीमोपोर्ट या कैनुला के थ्रू दिया जाता है. द ड्रग इज डिलीवर्ड टू द बॉडी. इट्स एन आउट पेशेंट ट्रीटमेंट, डे केयर बेसिस. एंड इसमें जो ओनली साइड इफेक्ट जो होता है वो है कि इसमें हेयर लॉस होता है. अदरवाइज बाकी सारे नॉजिया, वॉमिटिंग, फटीग जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं वो सब मैनेजेबल हैं. उनके लिए अब बहुत अच्छी अच्छी ड्रग्स भी आ गई हैं टू प्रिवेंट ऑल दिस. बट हेयर लॉस स्टिल रिमेन्स द मोस्ट कॉमन डिस्ट्रेसिंग साइड इफेक्ट ऑफ कीमोथेरेपी. बिकॉज उसमें लेडीज का बॉडी इमेज ऑल्टर हो जाता है एंड देन दे फील शाई टू गो अबाउट. बट उसके लिए हेड कवर, हेड स्कार्फ, लॉट ऑफ थिंग्स आर अवेलेबल. और अब एक न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है जिसको स्कल कूलिंग कैप कहा जाता है. इसमें जब कीमोथेरेपी चल रही होती है हम स्कल कैप पहन के स्कैल्प को कूल कर देते हैं इतना कि उसमें कीमोथेरेपी पहुंचती ही नहीं और वो सारे हमारे जो हेयर लॉस है वो बच जाते हैं. दीज आर दी स्लाइड्स ऑन टारगेटेड थेरेपी. सो जैसे कि मैंने आपको पहले हर2 का डायग्राम दिखाया था, हर2 न्यू पाथवे का, उसके लिए एक स्पेशल टारगेटेड दवाई आ गई है जिसका नाम है हर्सेप्टिन एंड pertuzumab. So people who are having HER2 न्यू पॉजिटिव ट्यूमर्स, वो अगर ये टारगेटेड ड्रग लेते हैं, टारगेटेड ड्रग्स आर सिंगल शॉट ड्रग्स. एवरी 3 वीक्स कीमोथेरेपी के साथ ही एक सिंगल शॉट पे दिया जाता है और दिया इंट्रावीनस ही जाता है. और अब सबक्यूटेनियस फॉर्म्स भी आ गई हैं. तो ये जो ड्रग्स हैं ये दे आर वेरी वेरी इफेक्टिव. ये ट्यूमर सेल्स को ढूंढ के उनको किल करती हैं, बाकी बॉडी को स्पेयर करती हैं. तो ये हर टू सेल्स रिसेप्टर्स को ढूंढेंगी. जिन ट्यूमर्स में हर टू बॉडी में सेल्स में हर2 पॉजिटिव होगा उनके साथ ये बाइंड करेंगी और उन सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देंगी, बाकी बॉडी को ये टच नहीं करती. दे आर वेरी वेरी इफेक्टिव एंड दे हैव मिनिमल साइड इफेक्ट्स. तो जब आपकी कीमोथेरेपी फिनिश हो जाती है, द नेक्स्ट स्टेप इज रेडिएशन. सो रेडिएशन इज ऑल्सो नॉट अ डिफिकल्ट थिंग. तो ये देख सकते हैं, ये एक पेशेंट है, ये रेडिएशन के मशीन के काउच पे बैठा है और ये एक गैंट्री है पर जो the gantry rotates like this to deliver the radiation. These beams are invisible, they are high voltage x-ray beams. So इसमें पेशेंट को हम ना टच करते हैं ना उसको हम कोई पेन होता है. आपको सिर्फ हर रोज आना है और 10 मिनट्स के लिए रेडिएशन लेना है. सो दिस इज वेरी सेफ एंड देयर इज मिनिमल साइड इफेक्ट्स टू एनी रेडिएशन थेरेपी. एंड नाउ द लास्ट, अगर आपका ERPR पॉजिटिव है जो 80% पेशेंट्स का होगा, तो आपको एक हार्मोनल टैबलेट मिल जाएगी जो आपको अर्ली मॉर्निंग, जैसे हम बीपी या थायराइड की मेडिसिन खाते हैं वैसे खानी है. तो ये 5 इयर्स के लिए दी जाती है और मोस्ट ऑफ द केसेस में इनका इफेक्ट इतना अच्छा आता है कि हम 10 इयर्स तक उसको एक्सटेंड कर देते हैं. तो इट्स अ स्मॉल टैबलेट that you have to eat every day in the morning along with your BP, blood pressure and thyroid medications, and for 5 to 10 years. And then after your hormone therapy started, now you are free. Now it is the time to be with your friends and family and enjoy your life and seek support and live your life, go for exercise, have a lot of vacations. So post treatment life nowadays also is considered as important as the treatment. ट्रीटमेंट तो हो जाता है बट पेशेंट्स अपने एंजाइटीज एंड डिप्रेशन एंड फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स से बाहर आने में बहुत टाइम ले लेते हैं. अब उस पर भी बहुत वर्किंग होती है. हम पेशेंट को तो ठीक है, डिजीज को तो रेडिकेट कर देते हैं बट पेशेंट हमारा पूरी तरह से मेंटल हेल्थ में रिटर्न नहीं करता. अब इस पे अब हम बहुत वर्किंग करते हैं और बहुत आर्टिकल्स लिखते हैं कि इमीडिएटली आफ्टर योर कैंसर ट्रीटमेंट इज ओवर, you have to very fast you have to get on with yoga, meditation, activities that you have liked and have not done. So go for exercise, go for vacations, live properly, laugh a lot. Okay, because this is your second betting, and so you should second innings you should play fearlessly. Okay, and of course once you have completed your treatment, you are in the survivor club, the elite club of people who have defeated cancer. And to remind you that while you are cured of cancer and on enjoying life, the scientists are continuing to work on the DNA of the tumor, and we are continuing our research to find more and more
pathways and more new medicines so that you are able to give a longer life. And so therefore the scientists never rest. So even if the patient is cured and they are on with their life, scientists and doctors will continue to work for you. And so that even in case it comes back after 5 years, we have 3 or 5 more medicines to stop it from growing. So the doctors and the scientific community is working with the attitude of never give up. We'll continue to fight cancer and find more drugs, more research, more DNA pathways. And if it is trying to strangulate us, we are also trying to strangulate it. Okay, so that is how it is. And this is how you also have to live life. With this white duck is the cancer. And if it is trying to gobble you up, you should also strangle it out. And I think that is all from my side. And if you have any questions, I'm open to it. You can either post it via audio or you can put it in the chat box. Mr. Krishan Kant has asked, what are the symptoms and causes of breast cancer? So symptoms are a breast lump or skin thickening like this. These are the two major symptoms, either a breast lump that a lady will find on touch or a skin thickening, and causes are multifactorial. Multifactorial like delayed onset of first pregnancy, less breastfeeding. These are the two major risk factors known to us. The rest, all the environmental stress, environmental pollution, all these things are also contributing to it. Is breast cancer age dependent? Yes, it is. It is age dependent and when your age increases from your menopause, the risk of breast cancer increases. More the age, more the chances. What are the main symptoms to know it's breast cancer or not? So I already explained. It's either a lump or a skin like this beauty orange. So basic reason, how can we prevent this, and what exercises if found active? Basic reasons, two is delayed onset of first pregnancy. So pregnancy after 30 is a major risk factor, and decreased breastfeeding. These are the two factors that we should try and prevent. What's the latest technology to remove breast cancer? So the latest technology I showed you is the anti-HER2 therapies. This is the HER2 receptors, this one. And the latest technology is the targeted therapy that I showed. Is the development of these two drugs, Herceptin and pertuzumab. Both these drugs are magic drugs, and they focusedly find breast cancer cells and kill them while preserving the rest of the body. Although advancement is happening in all the fields, it is happening in radiation, it is happening in surgery also. But if we use the word the latest technology, then it is development of Herceptin and pertuzumab. What is the cost of targeted IV drugs that are used along with chemotherapy? So Herceptin, see the Herceptin, which is the original Herceptin, costs about 1 lakh rupees one dose. 18 doses are given, and the drugs which are manufactured in India cost about 30 to 40,000 per dose. My mother has breast cancer. What precaution should I take for future? There are no major precautions that you need to take. It is just that you should be aware of your breast, examine your breast after every 3 months. And if there is any new change that happens and it persists, show it either to your oncologist or to your gynecologist. Or you can also use annual mammogram. If it doesn't move and feed the baby, there are more chances of breast cancer. Yes, this is the only known protective mechanism is to have first breastfeeding before the age of 30 is considered to give you significant protection. So, non-lactating mothers are known to have a very high incidence of breast cancer. Is breast cancer also linked to today's? So today's eating habits are not linked only to breast cancer. It is almost linked to every cancer known to us. So any diet which is high fat content is known to cause prostate cancer. It is known to cause colon cancer. It is known to cause almost every other cancer. And if you add smoking into it, tobacco is also into it, then almost every cancer is linked to that. What are the lifestyle changes one need to do to lower the
risk of breast cancer. So lifestyle changes is have the first baby before the age of 30, breastfeed the child for at least 6 months, maintain active physical exercises, have a diet which is low in fat, and avoid smoking. These are the five lifestyles that you can follow and prevent not only breast cancer, a lot of other cancers also. So thank you, SecureNow, for giving us the opportunity to have a webinar on breast cancer awareness. I hope it answers few of the questions of our viewers. And thank you very much. That's all from my side. I think SecureNow can conclude the session.